हमने कल डिस्कस किया था प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव है, प्रोपोर्शनल टैक्सेस है ना। प्रोपोर्शनल में क्या है, सेम टैक्स, सब पे बराबर टैक्स, 10% तो गरीब पे भी 10% और अमीर पे भी 10%। ये और बात है कि किसकी 1 लाख इनकम है साल की तो 10% मीन्स 10,000, और किसी की इनकम है सपोज 100 करोड़ रुपए तो 10 करोड़ उसका टैक्स हुआ। प्रोपोर्शनल मीन जैसे उसकी इनकम है उस हिसाब से परसेंटेज में वो बराबर तरीके से लग रही है। और हमारे देश का जो कर है इनकम टैक्स वो कैसा है, प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील, अर्थात जैसे आपकी तरक्की होती है और आपकी इनकम बढ़ती है तो आप पे लगने वाला इनकम टैक्स भी ज्यादा होगा। बात सही नहीं है। आज हम आज हम बात करेंगे कि जो प्रत्यक्ष कर है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार किस किस तरह के लगाते हैं। देखिए, कर लगाना जरूरी है सरकार को, क्योंकि सरकार के पास इनकम कहां से आती है, कर से ही आती है, टैक्स से ही आती है। यदि सरकार कर नहीं लगाए तो पैसा कहां से आएगा, रोड कैसे बनेंगे, हॉस्पिटल कैसे बनेंगे, स्कूल कैसे बनेंगे। तो इसीलिए इसीलिए जो है वो टैक्स काफी इंपॉर्टेंट है। मगर उस दिन मैंने कहा था कि टैक्स लेने का अधिकार दोनों के पास है, केंद्र सरकार के पास भी और राज्य सरकार के पास भी। तो आइए जानते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स है माने प्रत्यक्ष कर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन सा है और राज्य सरकार के पास कौन सा है। यहां से पक्का क्वेश्चन बनते हैं। तो टॉपिक है हमारा डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। इसको बोलेंगे हिंदी में प्रत्यक्ष कर। क्या होता है प्रत्यक्ष कर, याद है आपको? प्रत्यक्ष क्या होता है? हाँ जी। नहीं नहीं, वो तो अप्रत्यक्ष है, वो इनडायरेक्ट है। इनकम टैक्स मैंने जो हम डायरेक्टली सरकार को जमा करवाते हैं वो डायरेक्ट टैक्स है, वो प्रत्यक्ष कर है। ये आप जान चुके हैं। अब एक मैं टेबल बनाऊंगा, टेबल, और इसमें लिखूंगा फर्स्ट इनकम टैक्स, ऐसे लिखकर, या इनकम पर टैक्स लिखेगा, इनकम पर या कमाई पर, ऑन इनकम, और हिंदी में लिखेंगे आय पर, कि जो आपकी आय होती है उस पर टैक्स लगता है। अब हम क्या करेंगे कि इनके बीच में लाइंस खींच देंगे ऐसे करके, एक लाइन ये और एक दूसरी लाइन। तो पहला पॉइंट है आपके पास आय पर। तो आय पर इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स दो है। टैक्स के टाइप जो है वो केंद्र सरकार, लिखिए यहां पे केंद्र सरकार मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये है कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन टैक्स, और दैट इज इनकम टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स। तो जो कॉर्पोरेशन टैक्स है और जो इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स और जो इनकम टैक्स है, यदि हम उसकी बात करें तो ये टैक्स कौन लेती है, केंद्र सरकार। जब हम इनकम टैक्स माने आय कर जमा करवाते हैं तो किस सरकार को जमा करवाते हैं, केंद्र को कि राज्य को? तो केंद्र सरकार को। दूसरी बात, कॉर्पोरेशन टैक्स का, व्हाट इज कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेट, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनका जो प्रॉफिट होता है उसे उनकी इनकम करार दिया जाता है। जैसे रिलायंस का प्रॉफिट मान लो, व्हाट इज प्रॉफिट, रिलायंस कंपनी है, उसने पैसा बनाया अपने प्रोडक्ट्स को बेचकर, उससे फिर वो सैलरी निकालती होगी, रेंट निकालती होगी, तमाम खर्चे निकालती होगी, और खर्चे बच्चे सब निकालने के बाद सपोज का 1,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है तो उस पर लगने वाला टैक्स इज कॉल्ड कॉर्पोरेशन टैक्स। तो जो बिजनेस हाउसेस हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको जो मुनाफा होता है, जो की कमाई हो रही है, उस कमाई पर लगने वाला टैक्स होता है कॉर्पोरेशन टैक्स, राइट। तो ये दोनों सरकार को डायरेक्टली जमा करवाने पड़ते हैं।
अब इसके बाद है राज्य सरकार वाले, स्टेट गवर्नमेंट। तो कौन सा इनकम पे होने वाला है? तो प्रोफेशनल टैक्स और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स, इसमें प्रोफेशनल मीन्स आप वकील हैं, आप कमाई कर रहे हैं, तो आप पर प्रोफेशनल टैक्स पड़ेगा, प्रोफेशनल टैक्स। और दूसरा एग्रीकल्चर टैक्स, कृषि कर। होता ये बहुत कम है, बहुत कम होता है, पर देना पड़ता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको। फॉर एग्जांपल, एक वकील है, वकील भी पैसा कमाएगा, इनकम उसकी भी होगी, तो इनकम टैक्स तो उसको भी देना है, वो तो है ही है, जिसे वो केंद्र सरकार को जमा करवाएगा। पर चूंकि वो एक प्रोफेशनल पर्सन है, मैंने उसने एक प्रोफेशनल काम चुना है, वो एक वकील है, तो उसे एज अ वकील के रूप में धंधा करना, बिजनेस करना, इसके रूप में भी उसे टैक्स देना पड़ेगा। नाम उसका क्या है? प्रोफेशनल टैक्स। राज्य सरकार को ये कर देना पड़ता है। देखिए, अंडरस्टैंड करिए, सीए का आप नाम सुने हैं? सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो किसी कंपनी के अंडर काम नहीं करता, वो किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाता, वो अपना इंडिविजुअल काम करता है। उसने दफ्तर खोल दिया होता, छोटा सा एक कमरा। कई वकील हैं चंबा के अंदर, कई सीए हैं बाजार के अंदर, जो सबका अकाउंट मेंटेन करते हैं, कई सीए हैं। तो उनको एक रूम का दफ्तर है या 2 रूम का दफ्तर है। तो उन्होंने जब काम स्टार्ट करना होता है, तो काम स्टार्ट करने से पहले सरकार से वो परमिशन लेते हैं, राइट, कि मैं फलना हूं और मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है, या मैं वकील हूं और मैं ये प्रोफेशन स्टार्ट करने वाला हूं, तो उसको एज अ प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ता है। सही कह रही है? तो कोई भी आप प्रोफेशन करते हैं, चाहे आप वकील हैं, चाहे आप सीए हैं, इस तरह से तो आपको टैक्स देना पड़ता है। एग्रीकल्चर मीन्स कृषि कर, तो कृषि के से होने वाले मुनाफे पे भी आपको एक टैक्स जमा करवाना पड़ता है राज्य सरकार को। तो आय पर होने वाले टैक्स 4 तरह के, कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, और प्रोफेशनल टैक्स एंड एग्रीकल्चर टैक्स ये राज्य सरकार के अधीन आते हैं। इसके बाद है कि आप संपत्ति का लेन देन करते हैं, एसेट्स ट्रांजैक्शन। ये तो इनकम वाला मामला होगा ना, आय वाला मामला। दूसरा है ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, इसे हिंदी में कहेंगे संपत्ति का लेन देन, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। एसेट्स मीन्स संपत्ति। जैसे आपने कहीं जमीन ले रखी थी, मान लो कहीं डरावजी में, और आप उसे बेचना चाहते हैं, यू वांट टू अर्न मनी, ये संपत्ति का लेन देन है कि नहीं है? आप अपने घर को बेचना चाहते हैं, संपत्ति का लेन देन है कि नहीं है? तो कहीं जमीन लेना, किसी का घर खरीदना या अपना घर बेचना, या आप अपनी गाड़ी बेचना चाह रहे हैं, सारा संपत्ति का लेन देन है कि नहीं है? नो, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लेती है केंद्र सरकार। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लेती है कौन? केंद्र सरकार। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लेती है केंद्र सरकार। और उधर बात करें प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए, स्टाम्प ड्यूटी या स्टाम्प, हाँ जी, रजिस्ट्रेशन। हाँ, इशू क्या अच्छा आओ इधर आ जाओ।
हाँ जी, पटवारी, पुलिस कांस्टेबल एंड फॉरेस्ट गार्ड। पटवारी, पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड। हाँ जी, 3 चीजें। आप कर लें डिसाइड ना, सोच लेना आप फिर। ठीक है, वेलकम। सो व्हाट आई एम सेइंग कि जो एसेट ट्रांजैक्शन मैंने संपत्ति का लेन देन करते हैं, तो संपत्ति के लेन देन पे भी टैक्स देना पड़ता है आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो देना है नाम उसका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, और जो राज्य सरकार को देना है उसे बोलते हैं स्टाम्प ड्यूटी, या फिर स्टाम्प रजिस्ट्रेशन, कुछ भी कह लीजिए, इसे बोलते हैं स्टाम्प ड्यूटी। आई थिंक अगर आपके परिवार में कभी भी किसी ने अगर लैंड खरीदी तो उनको मालूम होगा कि एक बहुत ज्यादा पैसा स्टाम्प ड्यूटी के रूप में राज्य सरकार को देना पड़ता है। जैसे मान लो आपने 4 लाख की कोई अगर लैंड ली है, 4 लाख की, तो मान के चलो कि आपको लगभग 50,000 रुपए स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है। अब होता क्या है ना कि कई लोग बोलते हैं कि 4 लाख की 50,000 सरकार को देना है, तो वो अमाउंट कम लिखवाते हैं, रजिस्ट्री जो करवाते हैं, हाँ अमाउंट कम लिखवाते हैं। जैसे मान लो लेन देन आपका मेरे बीच में हुआ कि लैंड लाख रुपए की थी, मान लो मेरी मर्जी है, मैंने दे दी, लिया मैंने 4 लाख आपसे, मैं बोलूंगा कि नहीं आपको मैंने लाख रुपए के, तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी बनेगी 6-7 हजार रुपए, 8 हजार रुपए की। तो वो पैसा बचाने के चक्कर में ऐसा करते हैं। मगर फ्यूचर में जब वहां से रोड बनी और लैंड एक्वायर करने की बात आई, तो उसको हमें खरीदा कितने में? 1 लाख में। आपको 1,20,000 देके वहां से लात मारेगी सरकार, चल बाहर चल यहां से। तो इसलिए अगर आप कम वैल्यूएशन करवाते हैं किसी लैंड की, तो फिर आपको जब वो पैसा देगी सरकार कंपनसेशन के रूप में, बहुत कम देगी। तो हमारे एक रिश्तेदार थे, वो बड़े चालाक टाइप थे, तो उन्होंने, पैसे वाले थे, तो उनको मालूम था कि भाई रोड बनने वाली, तो रोड के आसपास की जो जगह होंगी वहां दुकानें बनाऊंगा मैं, तो उन्होंने वहां सारे खेत ले लिए आसपास में, लोगों को बोल के कि कम रेट पर एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, तो मैं पैसे में प्रॉपर दूंगा पर अमाउंट कम रखते हैं ताकि स्टाम्प ड्यूटी मेरे को कम देनी पड़े। उस चक्कर में कम रेट लगवाए। अब हुआ क्योंकि रोड जिस जगह से निकलनी थी वहां ना निकल के किसी थोड़े और रास्ते से निकली, और उसके खेत उसमें आ गए बीच के अंदर। तो जब कागज निकाले कि भी क्या रेट पे लिए गए थे, तो उसको उसी रेट पे वो पैसा मिला। नुकसान में रहा बंदा बहुत ज्यादा। आप जानते हैं कि सरकारी कोई प्रॉपर्टी बननी हो या रोड बननी हो, तो आप उस काम को रोक नहीं सकते, उसका अमाउंट सरकार आपको पे करेगी, आपको छोड़नी पड़ेगी लैंड को। दैट इज वाई स्टाम्प ड्यूटी काफी ज्यादा है, और इस चक्कर में कई बार लोग अपनी प्रॉपर्टी को अंडर वैल्यूएशन करवाते हैं, उसकी वैल्यू कम लगवाते हैं ताकि उनको स्टाम्प ड्यूटी कम देनी पड़े। ठीक है जी। और प्रॉपर्टी टैक्स भी होता है एक, शहर में होता है मगर, ठीक है, गांव में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होता। गांव के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होता, शहर में होता है। तो शहर में अगर आप रहते हैं तो आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना पड़ता है, जो बहुत कम होता है। साल का लगभग कोई 250-300 रुपए, कितना होता है, 500 रुपए साल का। हाँ, तो 500 रुपए के आसपास देना पड़ता है एज अ प्रॉपर्टी टैक्स। तो किसके पास अधिकार है इसका? राज्य सरकार के पास। राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, वो चाहे तो इसे बढ़ा भी सकती है, 500 से 600 भी कर सकती है, उसकी इच्छा है। बड़ा ये हो गया। और उसके बाद हम बात करें जो डायरेक्ट टैक्स है उसकी, उसमें कमियां क्या है, उसकी मेन कमी क्या है, बस मैं कहूं कि डिमेरिट क्या है, बता देता हूं मैं। अब जो डायरेक्ट टैक्स है या प्रत्यक्ष कर है, उसकी मेन कमी क्या है, क्या लगता है आपको कमी क्या है? तो मुझे जो नजर आती है कमी वो ये है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी, टैक्स बराबर होना चाहिए, सब पे टैक्स बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि आपकी इनकम ज्यादा तो आपसे ज्यादा टैक्स लिया जाए। और यही बुक्स में भी लिखा हुआ है कि डायरेक्ट टैक्स की जो डिमेरिट है या जो कमी है वो ये है, ये इनकम बढ़ने के ऊपर ही बढ़ता जाता है। ये गलत है। अच्छे देश जो है, दुनिया के डेवलप्ड देश जो है, जहां पे गरीबी बहुत कम है, तो वहां पर टैक्स बराबर रखा गया है कि सबको बराबर टैक्स देना पड़े। जैसे कि आप नमक पर टैक्स बराबर देते हैं ना, अमीर हो या गरीब हो सब पे बराबर है, वैसे ही इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स भी करना चाहिए सेम। अगर 10% हो तो सब पे 10% हो, राइट। तो खैर ये बातें इसमें कही गई है, बट छोड़िए फिलहाल।
क्या बोल सकते हैं इसमें? हम बात करेंगे सेस और सरचार्ज ये टर्म क्या है। डाली नोट, डायरेक्ट टैक्स के बाद एक अलग तरह का टैक्स है, इसे बोलते हैं सेस और सरचार्ज। सेस को बोलते हैं उपकर और सरचार्ज मीन्स अधिभार। सेस और सरचार्ज, सेस एंड सरचार्ज, सेस एंड सरचार्ज क्या चीज है? तो सेस को बोलते हैं जी अभिभार, नहीं उपकर। सेस हुआ उपकर और सरचार्ज हुआ अभिभार। सेस एंड सरचार्ज, उपकर एंड अभिभार। तो बात की जाए कि उपकर और अभिभार चीज क्या है या सेस और सरचार्ज क्या है। ये एक तरह का टैक्स है जो केंद्र सरकार लोगों से लेती है। केंद्र सरकार लोगों से लेती है ये इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है ये। मैंने सरकार को डायरेक्टली जमा नहीं करते, इनडायरेक्टली दिया करते हैं, सेस और सरचार्ज। अब सवाल है कि नॉर्मल टैक्स, अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। अप्रत्यक्ष कर क्या है जी? जीएसटी, जिसे 2017 में लागू किया गया 1 जुलाई से। एक जानकारी है, ये अप्रत्यक्ष कर है। मैंने हम ये कर सरकार को डायरेक्टली जमा नहीं करवाते, उत्पाद खरीदते हैं और उसके अंदर उसका जो प्राइस है उसमें टैक्स इन्वॉल्व होता है, तो प्राइस पे कर अल्टीमेटली टैक्स पे कर दिया करते हैं इनडायरेक्टली सरकार को। अब बात की जाए कि सेस और सरचार्ज है तो इनडायरेक्ट टैक्स, मगर ये उससे अलग कैसे है, जीएसटी से अलग कैसे है? तो एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे आप लोग परफ्यूम यूज करते होंगे। परफ्यूम जो है वो लग्जरी आइटम है। कैसे आइटम है? लग्जरी आइटम। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि परफ्यूम अमीर लोग यूज करते हैं, पर ऐसा नहीं है। इसे मिडिल क्लास और इवन पुअर फैमिली के लोग भी कभी कभार इस्तेमाल कर लेते हैं। जो परफ्यूम है, परफ्यूम के अंदर क्या होता है? खुशबू। तो खुशबू इतनी महंगी होती है क्या? कितना 100-200 रुपए का आ जाए? आप जरा सोचिए कि जो सेंट है या खुशबू है उतनी महंगी नहीं होती है जो उसका रेट है। तो एक सेंट इतना महंगा या परफ्यूम इतना महंगा क्यों होता है? रीजन क्या है कि परफ्यूम को लग्जरी आइटम माना गया है जिसपे जीएसटी है 28%। एक बात तो जिस कारण ये महंगा है, पर बात यहां तक नहीं रुकती। इसके ऊपर साथ में क्या है? सेस एंड सरचार्ज जो केंद्र सरकार लगाती है। तो सेस और सरचार्ज मतलब टैक्स के ऊपर लगने वाला एक और टैक्स। टैक्स तो है ही है जीएसटी, पर उसके ऊपर एक और लगेगा एक्स्ट्रा टैक्स। जीएसटी टैक्स कौन वसूलती है? केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार को इसका एक हिस्सा राज्य सरकार को भी देना पड़ता है, मगर सेस और सरचार्ज का पैसा केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ शेयर नहीं करती। इसलिए जब भी जिन उत्पादों पर सेंट्रल गवर्नमेंट सेस और सरचार्ज लगाती है तो राज्य सरकार इसे अपोज किया करते हैं। उनका कहना कि भाई इसमें फिर हमारा हिस्सा नहीं होता। तो सेस और सरचार्ज कंप्लीटली केंद्र सरकार के पास रहता है, उसका पैसा राज्य सरकार के साथ शेयर नहीं करती। जबकि देश, अगर आप पॉलिटी पढ़े हैं तो हमारी कंट्री फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म मीन्स कि कोई भी डिपार्टमेंट सेक्टर दोनों सरकार के अधीन आएगा, तो टैक्स भी दोनों सरकार के
अंडर आएगा। तो सेस और सरचार्ज उस फेडरलिज्म की फिलॉसफी के खिलाफ है जो कहता है कि मिल बांट के वो है ही नहीं वहां पे। सेस और सरचार्ज सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है, जिस कारण राज्य सरकार कहते हैं इसको हटाओ, इसे यहां से रिमूव करो। किसने बंद किया? कुछ लोग हैं। किसने बंद किया है ना? इसको ऑन कर देना ये फैन में। किसने अभी बंद किया ना फैन? किसने फैन बंद तो नहीं किया? हाँ जी, हाँ जी। अभी किया आपने इसको चेंज? अच्छा नहीं, वो चलता नहीं, इसको थोड़ा बढ़ा दो। अब ठीक है, अब ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग, सेस और सरचार्ज जो है वो केंद्र सरकार टैक्स पर लगने वाला एक और टैक्स है, और इसका पैसा केंद्र सरकार के पास ही रहता है। अब परफ्यूम इतना महंगा क्यों है? क्योंकि इस पे जो केंद्र सरकार है वो टैक्स जीएसटी तो लगाती है, साथ में सेस और सरचार्ज भी लगाती है। लग्जरी गाड़ी, जो महंगी गाड़ियां होती हैं, उनमें भी सेस और सरचार्ज काफी ज्यादा होता है। एंड सबसे ज्यादा सेस और सरचार्ज वसूला जाता है पेट्रोल, डीजल और टबैको और अल्कोहल से। ये चार चीजें हैं, इन पर केंद्र सरकार काफी सेस और सरचार्ज लगा देते हैं। जो सिगरेट की डब्बी 100 रुपए की मिलती है, उसकी अपनी वैल्यू 40 रुपए होती है, और लगभग 60 रुपए इस पे क्या है? टैक्स है। पेट्रोलियम पे 135% टैक्स है। 135% टैक्स का मतलब ये हुआ रफली, अगर आपका पेट्रोल जो है 100% टैक्स मीन 50-50, 135 मीन, जैसे कि पेट्रोल अगर 100 रुपए का है तो उसकी असल कीमत जो है वो लगभग 47 रुपए है, राइट? तो बाकी सारा क्या है? टैक्स है। तो बहुत पैसा इकट्ठा करती है सरकार। इसके बाद हम बात करें कि अल्कोहल पर, जो अल्कोहल की बोतल 600 रुपए की है वो असल में 300 रुपए की होती है। मैंने इतना टैक्स है बस। तो कोविड-19 में जब ठेके खुले एक समय के बाद, और भीड़ जो लगी लोगों की, लाइन में लोग खड़े थे और मुंह पे मास्क पहनकर, ताकि कोई पहचाने ना उनको, तो पत्रकार ने कहा कि भाई आप अभी ठेके खोले और आपने वहां पे, जबकि डिस्टेंस मेंटेन करनी थी, कोविड में रूल था ना कि डिस्टेंस मेंटेन करो, 2 गज की जरूरी है, अच्छा दूरी है जरूरी है, ऐसा कहा गया था। तो वो लोग बिल्कुल चिपक गए कि बस लेनी है बॉटल, तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो उसने कहा कि हम देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि जो अल्कोहल 300 की बॉटल है वो 600 में लेते हैं लोग, ये तो 300 रुपए टैक्स पे कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम देश की अर्थव्यवस्था में सपोर्ट करने आए हैं। देखिए उसका अंदाज, देखिए बंदे का, वो जानता था कि अगर 300 की बोतल 600 में आ रही है तो 300 रुपए वो टैक्स पे कर रहा, तो बहुत हैवी टैक्स पे करता है वो, डर है कि नहीं है? तो काफी महंगी चीजें मिलती हैं इसके अंदर। तो लिखिए इसके अंदर, दिस इज ए टैक्स। सेस और सरचार्ज एक तरह का कर है। दिस इज ए काइंड ऑफ टैक्स विच इज कंप्लीटली अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरी तरह से राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के अधीन आता है, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन आता है, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार के, पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन आता है, विच कंप्लीटली कम्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पैसा रहता है, राइट? आगे लिखिए इसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन सेस, हेल्थ सेस, कृषि कल्याण सेस,
एजुकेशन सेस, हेल्थ सेस एंड कृषि कल्याण सेस। ये तीन तरह के क्या है, सेस जो मैंने एग्जांपल में दिए हैं। तो एजुकेशन सेस जब लगाया जाएगा तो उसका जो पैसा इकट्ठा होगा वो केंद्र सरकार एजुकेशन पे खर्च करेगी। जो हेल्थ सेस केंद्र सरकार लगाएगी, जो भी उसका पैसा बना, मान लो हेल्थ सेस जो है वो 1 रुपए है पेट्रोल 1 लीटर पर, तो उसका मान लो बन गया 300 करोड़ रुपए। तो 300 करोड़ रुपए हेल्थ पे खर्च किया जाएगा, हॉस्पिटल दवाइयों पे खर्च किया जाएगा। और जो कृषि कल्याण सेस होगा उसका मान लो पैसा बना 600 करोड़ रुपए, तो किसानों के वेलफेयर पे पैसा खर्च किया जाएगा। विच मीन सेस और सरचार्ज का टारगेट बिल्कुल क्या होता है, क्लियर। फिर एजुकेशन सेस है तो शिक्षा पे खर्च होगा, और जो नॉर्मल टैक्स होता है उसका पैसा कितना कहां खर्च होगा, नोबडी नोज है। इज इट ट्रू नॉट? मतलब जीएसटी बना 30 लाख करोड़ रुपए, तो कहां कहां कितना खर्च करना है वो सरकार खुद डिसाइड करती है। मगर सेस और सरचार्ज का पैसा ऑलरेडी क्या होता है, डिफाइंड, कि एजुकेशन सेस है तो उसका इकट्ठा हुआ पैसा जो है वो। अभी हाल ही में उत्तराखंड के अंदर काव सेस लगा। गायें रोड पर घूमती दिखती है हमें और कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उत्तराखंड की सरकार ने लगा दिए काव, सॉरी केंद्र सरकार ने लगा दिए काव सेस। और काव सेस में 1 रुपए लिया जाएगा पेट्रोल, डीजल और अल्कोहल और टबैको पे। वो जो पैसा बनेगा वो गायों के लिए फिर घर बनाए जाएंगे, या जो भी रहने के स्थान बनाए जाएंगे, चारा उसे खरीदेंगे, जो भी है। तो आवारा गाय जो रोड पे, उनको कहीं ठिकाने पे रखा जाएगा। तो विच मीन्स कि इनका टारगेट बहुत क्या होता है, साफ या क्लियर। लिखिए इसके अंदर, उपकर और अभिभार से इकट्ठा किया गया पैसा, द मनी कलेक्टेड फ्रॉम सेस एंड सरचार्ज। उपकर और आय भार, क्या बोलते हैं, सॉरी, अभिभार। उपकर और अभिभार से इकट्ठा किया पैसा एक पहले से निर्धारित उद्देश्य के लिए खर्च किया जाएगा। द मनी कलेक्टेड फ्रॉम सेस एंड सरचार्ज विल बी यूज्ड इन ए प्री डिटर्मिन्ड सब्जेक्ट। पहले से निर्धारित क्षेत्र में खर्च कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर एजुकेशन सेस से इकट्ठा किया गया पैसा, फॉर एग्जाम्पल मनी कलेक्टेड फ्रॉम एजुकेशन सेस, उदाहरण के तौर पर एजुकेशन सेस से इकट्ठा किया गया पैसा, एजुकेशन सेस से इकट्ठा किया गया पैसा शिक्षा के लिए खर्च किया जाएगा। विल बी यूज्ड ओनली फॉर द एजुकेशन, विल बी यूज्ड ओनली फॉर द एजुकेशन। तो शिक्षा के लिए ही मात्र यूज किया जाएगा, ओनली फॉर द व्हाट, एजुकेशन। देखिए नॉर्मल टैक्स पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती। देखिए ब्रैकेट में जीएसटी या बाकी कर से इकट्ठे किए गए पैसे पर, द मनी कलेक्टेड फ्रॉम जीएसटी और अदर टैक्सेस हैज नो सच कंडीशन। जीएसटी या दूसरे करों से इकट्ठे किए गए पैसे पर ऐसी कोई शर्त नहीं होती। चलिए बाकी क्लास हम कल में क्वेश्चन लेंगे इसके और टॉपिक को फिनिश करेंगे।